हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। मेरा नाम सिमोना प्रकाश है और हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेकंड यूनिट आपके सिलेबस का, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक है, हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, कंज्यूमर होता कौन है, ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये डीएमयू आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा, वो हम देखेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे और लिमिटेशन देखेंगे यूटिलिटी का क्या क्या है। देखिए, मैंने जो ये सिलेबस बनाया है ना, वो ये सोच के बनाया है कि आप स्टूडेंट्स को बहुत इजीली फाइंड कर पाओ। जैसे आप जाते हो गूगल करते हो सिलेबस, तो आप देख के और तुरंत लगे कि अरे मैम ने ये भी कवर किया, ये भी कवर किया, तो इसलिए मैंने एज इट इज रखा हुआ है। तो आप इसको देख के डायरेक्टली एक एक क्लास, एक एक वीडियोज का ऐसा देख के आप कवर कर सकते हो पूरा सिलेबस। तो हम लोग कंज्यूमर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली कंज्यूमर होता कौन है? तो कंज्यूमर कोई भी एक पर्सन हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक हाउस होल्ड हो सकता है, जो कि गुड्स को खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, रीसेल करने के लिए नहीं। मतलब हम जो खाने के लिए या कोई सर्विस ऐसा हम लेते हैं जो हमारे रेगुलर चीज, हम ऐसा कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं, हम बस सर्विस अपने रेगुलर लाइफ को इंप्रूव करने के लिए ले रहे हैं, तो उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, A consumer in economics is individual or entity that purchases goods or services for the personal use rather than the resale or production. Consumers are considered the end users in an economic system. Basically क्या होता है कंज्यूमर? जो रीसेल के लिए नहीं लेता है। अगर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट कोई भी लिया और उसको रीसेल के पर्पज से ले लिया, तो मैं क्या करूँ, मैं उसकी एंड यूजर नहीं हूँ, लेकिन कंज्यूमर जो है उसका एंड यूजर होना चाहिए। एंड यूजर कौन होता है? जहां पे जो गुड जो है जिस पर्पज से बना है, मान लीजिए ये पेन जो है वो लिखने के पर्पज से बना है, किसी स्टूडेंट ने खरीद के इसको लिख के खत्म कर दिया, तो वो इस पेन का कंज्यूमर हुआ। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ये पेन खरीदा, वो अब ऐसा भी नहीं कि किसी ने एक पेन खरीदा अपने दोस्त को 5 रुपए के लिए दे दिया तो वो सेलर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ये कंटिन्यूअस बेसिस पे काम होना चाहिए कि आप बल्क में पेन खरीदते हो फिर आप उसको बेचते हो, तो आप एक सेलर हो गए। लेकिन अगर आप इसको यूज करने के पर्पज से खरीदते हो, तो आप क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, Their decision to buy or not buy goods and services determine the demand side of the market. अच्छा, अगेन वही वाली बात है कि हम लोग जब भी, क्योंकि वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये अपने दिमाग में इकोनॉमिक्स में रखना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कंज्यूमर क्या करता है, ये डिसाइड करता है, जो कि मार्केट में बहुत सारी चीजें 5 रुपीज की भी पेन है, 10 रुपीज पेन है, 10 रुपीज की भी पेन है, 15 रुपीज की भी पेन है, 20 रुपीज की भी पेन है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर इनकम क्या करते हैं, जाके दुकान पे पेन को परचेज करते हैं। तो कंज्यूमर क्या है, मार्केट डिमांड्स को भी डिसाइड करता है। ठीक है, In economic theory, consumers aim to maximize their utility given their limited resources such as income. देखो, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमेशा ये मान के चला जाता है कि जो कंज्यूमर है अपना जो सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा मैक्सिमम पे रखेगा। हमेशा खुद की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। अगर वो 5 रुपीज का पेन खरीद रहा है, तो वो उस पेन को खरीद के वो सेटिस्फाइड फील करना चाहिए। अगर वो 2 रुपीज का पेन खरीद के सेटिस्फाइड फील कर रहा है और 3 रुपीज सेव करना चाहता है, तो वो 2 रुपीज वाली पेन पे जाएगा, ना कि 5 रुपीज के। तो ये भी इकोनॉमिक्स में आप अपने दिमाग में रखो कि कंज्यूमर हमेशा अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे काम करता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स भी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एग्जाम में देखा था कि एग्जांपल से डायरेक्टली क्वेश्चन बना था कि एक ऐसा सिचुएशन है तो इस पे क्या होगा, और उसके बाद से आपको टिक करना था। तो मैंने हर जगह एग्जाम्पल को लिख के रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि एक पर्सन है, वो स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, तो वो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू उसका इनकम प्लस क्या वो फीचर्स चाहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप 1 लाख का आईफोन भी खरीदते हो, वो कंज्यूमर उसको भी चाहिए कि हो सकता है उसको ब्रांड वैल्यू, जैसे आपने सैमसंग और आईफोन का स्टोरी सुना हुआ है, आपको पता होगा कि हम बहुत लोग सैमसंग के यूजर्स को देखते हैं और आईफोन के यूजर्स को देखते हैं, हम लड़ते रहते हैं, अरे हमारा सैमसंग अच्छा है, अरे हमारा आईफोन अच्छा है। लेकिन आपको पता है आईफोन की मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो सैमसंग से बन के आती हैं। आप अगर इनका हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सैमसंग ही आईफोन के उसके बहुत सारे डिवाइसेस बना के देता है। ठीक है, तो लेकिन सैमसंग किस पे काम करता है? सैमसंग काम करता है फीचर्स पे। ठीक है, सैमसंग काम करता है कि कम वैल्यू में वो ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दे सके। लेकिन जो आईफोन है उसने अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी, अगर आपको शोकेस करना है कि हाँ मेरे पास आईफोन है, देखो देखो, तो आप ज्यादा परचेस करते हो कंपेरेटिवली। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो या एक नॉर्मल इंसान हो जो सिर्फ फोन के यूज के लिए फोन खरीदना चाहता है, तो वो ज्यादा सैमसंग पे जाता है कंपेरेटिवली आईफोन पे। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, देखो ये ना आप एक अपने दिमाग में एग्जाम में रखना कि जो इकोनॉमिक्स है ना उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपके डिक्शनरी वाला दिमाग लगा ले रहा। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब नाम ही है कि किसी का बिहेवियर हमको जानना है, मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना। मतलब हमेशा कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, हम ये डिसाइड करके चलते हैं कि कंज्यूमर अपना वही चीज परचेज करेगा जिससे कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन वैल्यू है वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, कंज्यूमर इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन टू एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक टाइम एंड मनी टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। इट एग्जामिन्स द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स चॉइसेस इंक्लूडिंग देयर प्रेफरेंसेस, बजट कॉन्स्टेंट्स एंड द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। वही वाली बात है कि कंज्यूमर हमेशा जब भी इन्वेस्ट करेगा तो ये सोच के करेगा, अच्छा कि मैं 1 लाख रुपए का फोन खरीद रही हूँ तो क्या मैं सैमसंग में जाऊं, मैं आईफोन में जाऊं। उसको क्या करना है, उसको शोकेस करना है थोड़ा तो वो आईफोन की तरफ जाएगा, उसको ज्यादा यूज करना है तो वो सैमसंग की तरफ जाएगा। तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर हमेशा अपने एक पर्टिकुलर इनकम, ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं है कि मुझे शौक है बहुत ज्यादा शोकेस करने का लेकिन आईफोन का मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा भी मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी इनकम को माइंड में रख के प्लस उसकी अवेलेबिलिटी को माइंड में रख के प्लस उसके मान लो कि आईफोन की जगह कोई एक ऐसा ब्रांड वैल्यू वाला प्रोडक्ट आ गया जो उससे भी अच्छा ब्रांड वैल्यू है, तो मैं उन दोनों में चूज करूंगी कि अच्छा आईफोन लेना चाहिए या फिर ये ब्रांड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है, मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर का ये सारा पार्ट होता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने एक इमेज बना के रखा हुआ है कि कैसे ये सर्च कर रहा है, फिर ये 2 चीजों को इवेलुएट करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि इस 2 में से वो क्या खरीदना चाहता है। अगेन की कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपको कंज्यूमर बिहेवियर को इसलिए भी समझना है क्योंकि जब हम आगे पढ़ने जाएंगे मतलब सारा जो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप दिमाग में कुछ एजम्पशंस को रखोगे और एजम्पशंस को आप तभी रख पाओगे जब आपको पता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। क्योंकि आप नॉर्मल अभी जैसा घर में चलता है वैसा नहीं सोच सकते कि अरे हम तो नहीं पहन लेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, नहीं, आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो एक माइंडसेट डेवलप कर, आपको एक इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंज्यूमर की अगर बात हो रही है तो कंज्यूमर ऐसा ही करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो 1 लाख का नहीं लूंगा, मैं 50,000 रख लूंगा, बिल्कुल नहीं। आप मान के चलोगे कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, तो इसके की कंपोनेंट्स क्या होंगे, रैशनैलिटी। इट अज्यूम्स दैट द कंज्यूमर्स आर रैशनल डिसीजन मेकर हु एम्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी गिवन देयर इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन वो रैशनल डिसीजन लेगा। रैशनल डिसीजन का मतलब क्या होता है, वही वाली मैंने बात कहा कि सैमसंग है, आईफोन है, आपने क्या डिसाइड करना है, आपको फोन चलाने के लिए चाहिए या आपको फोन थोड़ा आपका इनकम लेवल अच्छा हो गया, आपको फोन चलाने के साथ साथ उसकी फ्लुएंसी के साथ साथ थोड़ा शोकेस कि हाँ भाई मेरे पास आईफोन है, ठीक है, तो वो चीज चाहिए। तो आप एक रैशनल डिसीजन मेकर होते हो। ठीक है, अगर आपको इतना भी आपका इनकम नहीं है कि आप शोकेस भी कर पाओ, ठीक है, या फिर आपका ऐसा इंटेंशन नहीं है तो आप ज्यादा सैमसंग पे जाओगे कंपैरेटिवली आईफोन पे। तो सारे जो कंज्यूमर होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर हैव स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस दैट डिक्टेट देयर चॉइसेस अमंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। दीस प्रेफरेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय यूटिलिटी फंक्शन दैट रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। अगेन यूटिलिटी फंक्शन मतलब मैं आपको यूटिलिटी प्रॉपर अच्छे से समझाऊंगी। यूटिलिटी का भी बेसिक मतलब समझो, किसी भी चीज को यूज करने के बाद जो उसको अच्छा फील होता है, अभी नॉर्मल भाषा में समझो कि जो अच्छा फील होना। ठीक है, तो यही प्रेफरेंसेस जिसको आप यूज करके आपको ज्यादा अच्छा फील होगा, आप उस गुड्स या उस सर्विस को लेना ज्यादा चाहोगे। ठीक है, तो की कंपोनेंट में एक ये भी है। बजट कांस्टेंट, अगेन वही वाली बात कि आपका बजट क्या है। ठीक है, आप अगेन मैंने कहा कि मेरा बहुत मन है कि मैं मर्सिडीज में घूमूं, लेकिन क्या मैं घूम सकती हूँ अनलेस एंड अनटिल मेरी मर्सिडीज को खरीदने भर का मेरा इनकम ना हो। ठीक है, तो कंज्यूमर ये भी उसका एक डिसीजन होता है कि जिस तरीके का उसका इनकम होता है वैसी वो खरीदारी करता है। जैसे कि अगर अब जो थोड़े गरीब हैं वो 1,000 में 4 कपड़े भी खरीद के लेके आएंगे, जो थोड़े रिच क्लास के हैं वो 1,000 में 1 ही टी शर्ट खरीद के लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे दोनों कपड़े पहनने ही है, दोनों का यूज सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि बजट डिसाइड कर रहा है कि वो क्या करना चाहता है। ऐसा नहीं कि गरीब को 1,000 का 1 टी शर्ट नहीं पहनने का करता होगा, लेकिन क्या है उसका इनकम अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए वो 1,000 की 4 टी शर्ट ला रहा है और जिसकी इनकम अलाउ कर रही है वो 1,000 का 1 टी शर्ट ला रहा है। ठीक है, कंज्यूमर हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच कांस्टेंट देयर चॉइसेस। द बजट कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन देयर इनकम एंड देयर प्राइसेस ऑफ द गुड्स। अगेन वही वाली मैं अभी आपको समझाई हूं कि हमारा इनकम डिसाइड करता है कि हम क्या परचेस कर सकते हैं या हम कौन सी सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, अगेन हम लोग इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस आप लोगों को ये कंज्यूमर होता क्या है आपके दिमाग में बनाने के लिए ये मैंने दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली की एडिशनल यूटिलिटी। मान लीजिए कि मैंने एक टी शर्ट खरीदी, मुझे टी शर्ट, मेरे पास एक भी टी शर्ट नहीं है, ठीक है, या फिर छोड़ो टी शर्ट क्या, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ठीक है, मैंने एक आइसक्रीम खा लिया, ठीक है, अब मैं जब दूसरी बार आइसक्रीम खाऊंगी तो मुझे उतना अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन क्या है, मुझे एक यूटिलिटी मिला था और फिर मैंने क्या किया, एक और आइसक्रीम खरीद के उसमें एक और यूटिलिटी एड ऑन कर लिया कि नहीं कर लिया। भले
जो यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम कम होती जाती है। जैसे आप बाहर से अगर खेल के आ रहे हो, ठीक है, अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आप जो पहला ग्लास पानी पियोगे वो ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देगा कंपेरेटिवली जो आप दूसरा पियोगे, तीसरा पियोगे, और एक टाइम के बाद हो सकता है कि आप ना पीना चाहो, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो एड ऑन, जो एक में दूसरा आप दूसरा ग्लास ले रहे हो, जो तीसरा ग्लास ले रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जो पहले ग्लास के बाद से जो दूसरे ग्लास से आपको सेटिस्फेक्शन मिली है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। दिस रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, देख रहे हो, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। Additional satisfaction gained from the consuming one more units of the goods and services. Consumer will continue to consume additional unit until the marginal utility of last unit equal to the price paid for it. Again वही वाली बात है कि आप जब तक, मैंने कहा ना कि मैं 5 रुपीज की पेन लूंगी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी मैं 10 पेजेस से एटलीस्ट लिखूं तब ये खत्म हो, ठीक है। तो मैं तब तक 5 रुपीज इस पे नहीं इन्वेस्ट करूंगी जब तक कि ये उतना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देता। अगेन हम तब तक पानी पियेंगे जब तक कि हमारा प्यास बुझ नहीं जाता। उसके बाद वो भले नेगेटिव में हम हो सकता है कि ज्यादा पी ले तो हम वोमिट कर दे या कुछ कर दे, लेकिन हम तब तक पियेंगे जब तक कि हमारी प्यास बुझ नहीं जाती है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, उसमें जो ऐड करते हैं, एक एक एडिशन जो हो रहा है, एक ग्लास के बाद दूसरा ग्लास, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप लोग स्किप नहीं करना, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कंज्यूमर होता क्या। और जब नेक्स्ट, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो एमसीक्यू का है, ठीक है, आपको यहाँ पे ग्राफ्स नहीं बनाने हैं, लेकिन आपको आइडिया जरूर होना चाहिए और उन ग्राफ्स के आइडिया से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक जो आपका थियरी है ना, आपने जो क्लास में ऐसा किया है कि आप ग्राफ के चक्कर में, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है कि ग्राफ्स वगैरह में ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आप क्या करते हो कि ग्राफ्स ज्यादा पढ़ लेते हो, थोड़ा थियरी को अवॉइड करते हो। लेकिन आप कॉलेज एग्जाम्स के लिए ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आप ग्राफ नहीं बना सकते हो, तो वो सारा थियरी से ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, अगेन मैंने एग्जांपल दिया है आपके लिए, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी की। देखो अभी हमने बात किया था प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, हम ये सारी बात कर रहे हैं, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए। सेटिस्फेक्शन को मतलब सेटिस्फेक्शन को डिराइव करना, मतलब जो सेटिस्फेक्शन हमको मिल रही है उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी। मतलब एक प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली हुई है उसको हम यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बुलाते हैं। जैसे एक एप्पल खाने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है तो उस सेटिस्फेक्शन को हम उस एप्पल का यूटिलिटी बुलाते हैं। देखो ये भी दो तरह की होती है, एक कार्डिनल यूटिलिटी होता है, ठीक है, और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल। पहले तो आप ये देखो कि हम इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम ज्यादा ये कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। हम मेजर, क्योंकि हमें सॉल्व करना है सारी चीजें, तो हम वैसे नहीं बोल सकते कि मुझे एप्पल खा के थोड़ा अच्छा लगा तो मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगी, थोड़ा अच्छा लगा लिख के सॉल्व करूंगी, बिल्कुल नहीं। मुझे पता नहीं कितना अच्छा लगा, 2 लगा, 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो सर ने आपको 10 नंबर दिया, ऐसा नहीं बोल सकते ना कि बहुत अच्छा किया तुमने, क्या वो लिखेंगे एग्जाम में अच्छा किया तुमने, बिल्कुल नहीं। तो इसको मतलब इसी तरीके को आपके मतलब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल क्या होता है, जब हम यूटिलिटी को ऐसे मेजर करते हैं 1 2 3 4 5, और यही इंपॉर्टेंट है, यही हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको मार्शल ने दिया था। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5 के फॉर्म में जो यूटिलिटी को डिराइव करता है उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होता है जो कि जैसे हमने कह दिया कि मुझे एप्पल खा के थोड़ा अच्छा लगा, मतलब लो या हाई के फॉर्म में बताना कि मतलब मुझे लो सेटिस्फेक्शन मिला या फिर मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिला। ये क्या बताता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी बताता है। यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यूटिलिटी होती है। उसको हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज से हमें ये वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी गुड, आप इसको लिख सकते हो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ एनी गुड एंड सर्विस। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी गुड एंड सर्विस क्या होता है, वो यूटिलिटी होता है। ये होता कितने टाइप का है, 2 टाइप का होता है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी बताता है लो एंड हाई के फॉर्म में कि मुझे ऐसा फील हुआ खा के, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ खा के, ठीक है। और ऑर्डिनल हम बताते हैं कि मुझे एप्पल खा के 4 यूटिलिटी फील हुआ, मुझे 5 यूटिलिटी फील हुआ, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम जब यूटिलिटी की बात कर लिए, ठीक है,
यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया, यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन और प्लेजर डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज. इट इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन माइट डिराइव ग्रेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम रीडिंग अ बुक वाइल अदर मेन माइट नॉट. यूटिलिटी क्या होता है कि किसी गुड को यूज करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है वो यूटिलिटी होता है. ये सब्जेक्टिव भी होता है. अगेन मैंने वो एल्कोहल वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है. अगर कोई अल्कोहल पीने वाला इंसान है तो उसे अल्कोहल, उसके पास 10 रुपीज अगर उसका इनकम है तो उसे अल्कोहल पी के ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंपेरेटिवली उसके लिए कोई यूज का सामान आप खरीद दो तो, ठीक है. तो जो सेटिस्फेक्शन है वो डिराइव हो सकता है. मेरा फेवरेट एप्पल है तो मैं अगर एप्पल खाऊं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगे कंपेरेटिवली ऑरेंज खा के, ठीक है. तो जो सेटिस्फेक्शन है वो वेरी करता है. जैसे कि बुक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बुक को पढ़ने से हो सकता है कि किसी को कोई नॉवेल का लवर हो, कोई इकोनॉमिक्स का लवर हो, तो उसे ज्यादा अच्छा फील हो कंपेरेटिवली किसी साइंस वाले को इकोनॉमिक्स की बुक दे दी जाए, ठीक है. तो यूटिलिटी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक, टोटल यूटिलिटी क्या होता है. अब अगेन हमने आपको समझाया कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इस तरीके के फॉर्म में यूटिलिटी को. किस तरह? 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है. तो हम अब ये भी है कि हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि मुझे कितना टोटल. मैंने कह दिया कि मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है, मुझे 4 मिला, ठीक है. मैंने 2 एप्पल खाए, मुझे 2 मिला. फिर मैंने तीसरा खाया, उसके बाद भी मुझे तो टोटल मतलब 4 + 2 + 2 मुझे टोटल कितना यूटिलिटी मिला. मतलब एप्पल खाने, मैं ये तो नहीं बोलूंगी मैं एक एप्पल खाई तो 4 मिला, फिर दूसरा खाई तो 2 मिला, फिर तीसरा खाई तो नहीं. मैं बोलूंगी मैंने 3 एप्पल खाए, उसकी टोटल यूटिलिटी मुझे इतनी मिली. टोटल यूटिलिटी 3 एप्पल खाने की कितनी मिली? 4 + 2 + 2, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 4 5 6 7 8, ये जो 8 वाला आएगा ये टोटल यूटिलिटी होगा, ठीक है. आपको समझ में आ रहा है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मतलब कि हर गुड को जितना आपने यूज किया उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला उसमें जो हम ऐड करते जाते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. अगेन हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं. देखो, हम टोटल यूटिलिटी पे पहुंचने से पहले मार्जिनल यूटिलिटी तक पहुंचते हैं. कैसे? जैसे मान लो कि मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है, ये एक एप्पल है जिसको मैंने खाया, मुझे 10 यूटिलिटी मिली, ठीक है. अब मैंने दूसरा एप्पल खाया, ठीक है, मैंने दूसरा एप्पल खाया, यहां से मुझे 5 यूटिलिटी मिली. तो यहां से यहां जाना, ये जो 5 है, जो 5 का गैप है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी. अगर मान लीजिए कि मैंने टोटल 5 एप्पल खाए तो उन टोटल को ऐड करने का टोटल यूटिलिटी हो गया, लेकिन ये जो 5 तक पहुंचने का रास्ता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. तो आई थिंक आपको ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ रहा है. आप एक बार पढ़ लेना, मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स के साथ स्लाइड में दिया हुआ है. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब तक तो हमने पढ़ा था ये जो हम यूटिलिटी पढ़ रहे थे वो बेसिकली कि यूटिलिटी क्या होता है, और यूटिलिटी को हम यूटिल्स के फॉर्म में, ये भी लिख लो, यूटिल्स के फॉर्म में हम यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. यूटिल्स, ठीक है. तो अब तक हमने ये पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी यूटिलिटी होती है. लेकिन हम डिफरेंट, इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट लॉ भी दिया है कि कैसे हम यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देखो, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था, वो ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया था कि आपने एक ग्लास पानी पिया जब आप खेल के आए, तो ठीक है, आपको ज्यादा अच्छा फील हुआ. आप जब दूसरा ग्लास पियोगे तो आपको थोड़ा कम अच्छा फील होगा, फिर आप तीसरा पियोगे, थोड़ा कम होगा, हो सकता है उसके बाद आप ना पीना चाहो, तो उसके बाद आप नेगेटिव में चले जाओगे. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हो किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को, तो आपको जो उसको यूज करने का जो आपका इंटेंशन है या जो आपका जो मन है वो कम होता जाता है. यही बात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है. The law of diminishing marginal utility is a fundamental principle in economics that states as a consumer consumes more units of goods or services, the additional satisfaction or marginal utility gains from the each additional unit will eventually decreases, assuming all other factor remain constant. देखो, ये तो आप मान के चलो, assuming, मैं इसको समझाती हूँ, पहले इतना समझो. इतना क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते जाते हैं, हमारा जो उसको प्रोड्यूस करने का जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा कैपेसिटी है, प्लस हमारा जो मन है, वो क्या होता है? कम होता जाता है. ठीक है, यही ये बोल रहा है. अब ये क्यों बोल रहा है कि अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट? क्योंकि ये एक लॉ है, ये एक लॉ है, तो इसके भी अपने एजम्पशंस होंगे. ठीक है, ये बताएगा कि हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम जनरल लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. ठीक है, जब हम जनरल लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो फिर हम मतलब क्या कांस्टेंट है? तो मतलब हमारा इनकम भी कांस्टेंट है. मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक एप्पल की बात कर रहे हैं, मतलब एप्पल की यूटिलिटी की बात करें, तो ऐसा नहीं कि मैं एप्पल के बाद ऑरेंज खा लूंगी, फिर मैं बनाना खा लूंगी, ऐसा नहीं है. मैं पूरे टाइम एक ही एप्पल खा रही हूँ, या मैं एक ही, मेरा इनकम लेवल 50,000 ही है, तो ये इसलिए कह रहा है
क्योंकि ये सारे अदर कांस्टेंट हुए, ये जो रिमेन कांस्टेंट का बात कर रही हूं मैं, ये अदर फैक्टर्स हैं जो कि कांस्टेंट रहेंगे, तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि अप्लाई होता है। एग्जांपल है जैसे कि मैंने ये पिज्जा का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कि अगर आप एक स्लाइस खाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा, दूसरा खाओगे थोड़ा कम अच्छा होगा, तीसरा खाओगे तो शायद आपको थोड़ा मन कम करने लग जाए, और चौथा आप शायद ना खाना चाहो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको आई थिंक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा एजम्पशंस। मैंने आपको कहा ना कि ये लॉ है, तो इसके कुछ अपने एजम्पशंस होंगे कि हम मान के ऐसे चलेंगे। मैथ्स में तो मान के चलते हैं, ए बी कुछ होता नहीं, मान के हम चलते हैं। वैसे ये इकोनॉमिक्स में भी हम मान के चलते हैं। ठीक है, क्या है, ceteris paribus, all factors except the quantity of goods and good consumed remain constant। मतलब सिर्फ क्वांटिटी गुड्स की, मतलब मैं एक एप्पल के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 8वां, इतना एप्पल्स की क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कि एप्पल के बाद मैं ऑरेंज खा रही हूँ, ऑरेंज के बाद मैं बनाना खा रही हूँ, ये नहीं। मतलब जो क्वांटिटी के सिवा सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, मतलब एक जैसी रहेंगी। ठीक है, होमोजीनियस गुड्स, हाँ सारी सेम तरह के गुड्स होने चाहिए। अब ये मैंने वही एग्जांपल दिया कि एप्पल के बाद बनाना नहीं, बनाना के बाद लीची नहीं, ऐसा नहीं। मतलब होमोजीनियस गुड्स होने चाहिए, एक तरह के गुड्स होने चाहिए। द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग कंज्यूम्ड आर द सेम क्वालिटी। रैशनल बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर्स एक्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, मतलब जो इकोनॉमिक्स को वो फॉलो करना चाहिए कि वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसका यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम रहे। समझ रहे हो मेरी बात? वो ये नहीं कि वो सोचेगा कि एक एप्पल खा लेते हैं, अब कल एक एप्पल खाएंगे, नहीं नहीं, वो ये सोचेगा कि मैं आज ही इसकी सेटिस्फेक्शन को, अपनी इसकी यूटिलिटी को क्या करूंगा, मैक्सिमम लेवल तक लेके जाऊंगा। ये कहता है लॉ। नो चेंज इन प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस डू नॉट चेंज एज कंजम्पशन इंक्रीज। अब ऐसा नहीं कि मैं एक एप्पल खा ली तो उसके बाद मेरा बनाना का प्रेफरेंस हो गया या लीची का प्रेफरेंस हो गया। जैसे जैसे बढ़ेगा तो भी मेरा जो रिसोर्स का प्रेफरेंस है वो सेम रहेगा, ना कि अलग अलग होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इतना मैं क्या बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट है, अब देखो ये जो डायग्राम है ना, ये आपके 12th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहना। लेकिन आपका जो सीयूईटी में आएगा ना, ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो बनता है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम बनाने आएगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसको छोड़ देना, बट थियरी पे ज्यादा इंफेसाइज करना ताकि आपको पता रहे कि है क्या वो चीज। ठीक है, आप ऑटोमेटिक ये चीज कर लोगे। ठीक है, ये यूनिट्स है, मान लो कि ये एप्पल वाली ही यूनिट्स है। ठीक है, ये एप्पल ही है, ये एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7 के फॉर्म में। मतलब ये हमारा एप्पल का क्वांटिटी ऐसे बढ़ता जा रहा है, और हमें एप्पल से कितना यूटिलिटी मिल रहा है, पहले 10 मिल रहा है, फिर 18 मिल रहा है, फिर 24 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 28 मिल रहा है, फिर 30, फिर 30, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, आप देखो माइनस में जाते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हो कि कम होता जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होती जा रही है। जैसे 10 पहले में मिला, बाद में हमें 8 मिला, फिर हमें 6 मिला, फिर हमें 4 मिला, 2 मिला। एक टाइम ऐसा आया कि आप नहीं खाना चाहोगे, आप जीरो, आपको आपका पेट भर गया या आपका मन भर गया, आपका यूटिलिटी क्या हो गया, वो जीरो हो गया। और उसके बाद भी अगर आप खाते हो तो वो वॉमिटिंग वाली बात हो गई, क्या होगा, ये माइनस में जाने लगेगा। ठीक है, और क्योंकि ये कम होता जा रहा है, तो जो इसका स्लोप होता है डीएमयू का, वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो आप ये देख लो, और ये नेगेटिव स्लोप दिखाता है। आप एक बार इसको देख लो। हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो हमने अभी पिछला सब पढ़ा ना, ठीक है, उसी को यूज करना, उसी को इकोनॉमिक्स के फॉर्म में यूज करना, उसको प्रैक्टिकलाइज करना। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि एक कंज्यूमर को एक बजट दिया गया है, उसमें वो अपने उस बजट को यूज करके उन गुड्स को खरीदना चाहता है जिससे उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर हैज एलोकेटेड देयर बजट इन सच अ वे दैट दे मैक्सिमाइज देयर टोटल यूटिलिटी। मतलब उनको टोटल यूटिलिटी मिले, वो जो बजट को यूज करें उससे उनको क्या मिले, टोटल यूटिलिटी मिले। गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एंड देयर इनकम, प्राइस भी गुड्स एंड सर्विसेज का मैटर करता है, क्योंकि उनके इनकम के अकॉर्डिंग उनको खर्च करना है। ठीक है, दिस अकर्स व्हेन द कंज्यूमर्स कैन नॉट इंक्रीज देयर टोटल सेटिस्फेक्शन बाय रीएलोकेटिंग देयर स्पेंडिंग अमॉन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये कब आता है, जब कंज्यूमर जो है वो अपना सेटिस्फेक्शन ज्यादा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो बनाना से एप्पल पे चला जाए, एप्पल से उसको एक गुड्स पे क्या करना है, रिमेन रहना है, मतलब वहीं पे टिके रहना है। ठीक है, हम इसको, हाँ, इसका जो ये फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं आने वाला है। ठीक है, और क्योंकि हमें थोड़ा वीडियोस भी शॉर्ट रखनी है, तो हम ये इसको आप बस ये देख लो कि ये फॉर्मूला क्या होता है। हमारा
प्राइस हमेशा सेम रहता है, आपका MU हमेशा चेंज होता रहता है। मैंने ये प्रॉपर लिखा है कि MUX क्या होता है। एक दो हम हमेशा जब पढ़ते हैं तो दो गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक गुड्स के बारे में जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको रखते हैं, दूसरे गुड्स को रखते हैं नीचे, ठीक है। और उसकी उन दोनों के अलग अलग प्राइसेस को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप इसको एक बार ध्यान से देख लो, मैंने कट कर दिया है। अब क्या लिमिटेशंस हैं, अगर मैंने आपको क्या बोला अभी कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो मतलब इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, हम एक बेसिक आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम अभी तुक्के अभी आप लोग क्लास में बैठ के डिस्कस करने लगो, अरे ऐसे थोड़ी होता है, हम क्यों एप्पल नहीं खाएंगे, हम तो बनाना भी खाएंगे, अगर ऐसी ऐसी बातें करने लगो तो मतलब इसके लिए नहीं है। इसलिए इसको इसके कुछ लिमिटेशन भी है, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो आप लोग बैठ के भी डिस्कस कर रहे हो आपस में, वही है डिमेरिट्स। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। अगेन वही बात है कि आप एप्पल खा के ये नहीं बताते हो कि मुझे 4 यूटिल्स का फायदा हुआ है, मुझे 5 यूटिल्स का फायदा हुआ है, ऐसा नहीं बताते हो, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल जो हमारे बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर जो हम लोग नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमें ये चीज खा के इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा, सिंगल कमोडिटी मॉडल इज अनरियलिस्टिक। अगेन वो मैंने आपको क्या बोला, डबल कमोडिटी का ही आता है। क्यों डबल कमोडिटी का आता है कि वो थोड़ा रियलिस्टिक है, क्योंकि आप सिंगल कमोडिटी में क्या चूज करोगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको एक रिसोर्स, मतलब अगर आपका गेहूं वाला एग्जांपल दिया तो उससे सिर्फ ब्रेड ही बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। सारे रिसोर्सेज जितने हैं उसमें मैक्सिमम रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा अलग अलग वेरिएंट में यूज हो सकता है। तो ये जो सिंगल कमोडिटी वाला मॉडल है वो सही नहीं है, ठीक है। ह्यूमन कांट बी सो रैशनल, और ह्यूमन इतने भी रैशनल नहीं हो सकते हैं कि हम एक एप्पल खाए तो फिर हम दूसरा भी एप्पल ही खाएंगे, हम तीसरा भी। ऐसा नहीं, आप जूस के शॉप पे भी जाते हो तो आप बोलते हो अच्छा एक ऑरेंज जूस दे दीजिएगा, एक बनाना जूस दे दीजिएगा, ठीक है। तो ह्यूमंस इतने रैशनल नहीं होते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस डज नॉट स्टडी इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स एंड प्राइस इफेक्ट, ठीक है। यूटिलिटी एनालिसिस ये नहीं पढ़ता। अब ये इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्राइस ही जो है वो सेम है, आपका इनकम भी सेम है, ऐसा कभी होता है? आपके पापा का भी प्रमोशन होता है हर साल, ठीक है। आपको भी, आपका भी घर से अगर आपको मिलता होगा पॉकेट मनी, तो पहले बचपन में 2 रुपए मिलता था, फिर 5 मिला होगा, फिर 10 मिला होगा, फिर 15 मिला होगा। तो जो इनकम है वो हमेशा सेम नहीं होता है, तो ये उसको भी कंसीडर नहीं करता है। प्लस सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को भी नहीं। अगर मान लीजिए कि मुझे कोई चाय पी के सेटिस्फेक्शन मिल रही है 10 यूटिल्स की, तो बहुत मैक्सिमम लोग हैं कि जिनको चाय या कॉफी में खास डिफरेंस नहीं समझ में आता है। उनको लगता है कि अगर 10 रुपए की चाय मिल रही है तो 5 रुपए की कॉफी मिल रही है, तो मैं कॉफी ज्यादा परचेस करूंगी कंपेरेटिवली मैं चाय के, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट, हर गुड्स के कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 का 4 टी शर्ट भी ले सकते हैं, 1000 की 1 टी शर्ट भी ले सकते हैं। तो 1000 की एक जो जारा वाली टी शर्ट है, उसमें जो वीमार्ट से आपने टी शर्ट लिया है वो क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट को माइंड में नहीं रखता है, वो बोलता है कि एक ही गुड ही है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव बात है। फिर प्राइस इफेक्ट, अगेन वही वाली बात है कि हो सकता है कि जारा में वही टी शर्ट 1000 की एक बार मिल रही थी, और अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब आप जा रहे हो तो वो सेल में है, वो 500 की मिल रही है। तो वहां पे जो चेंजेस हो गए ना, फिर आप अगर 1000 का एक टी शर्ट लेने गए थे, ठीक है, आपको अगर 500 में मिल रहा है तो आप 2 लेके आओगे ना। तो इस चीज को भी ये DMU जो है वो कंसिडर नहीं करता है। यूटिलिटी एनालिसिस फेल्स टू क्लैरिफाई द स्टडी ऑफ इंफीरियर एंड गिवन गुड्स। अगेन वही वाली बात है कि इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स को भी दिमाग में नहीं रखता है। इंफीरियर गुड्स जो थोड़े सस्ते होते हैं, गिवन गुड्स जो मतलब कि वो सारे गुड्स जो स्पेशल कंडीशन में यूज होते हैं उसको भी अपने माइंड में नहीं रखता है। जैसे डायमंड हो गया, ये सारी चीज हो गई, इसको माइंड में यूटिलिटी नहीं। मतलब हम बहुत बार क्या होता है कि हम 10 लाख का जाके डायमंड खरीद लेंगे, लेकिन हम 10 लाख का कुछ ऐसा जो यूजलेस हो हमारे लिए, हो सकता है किसी के लिए, मतलब 10 लाख का कोई गेमिंग वाला बंदा है तो हो सकता है कि वो गेमिंग 10 लाख का ज्यादा यूजफुल लगे कंपैरेटिवली डायमंड के। लेकिन एक औरत को जो 10 लाख का डायमंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो 10 लाख का गेम है एक औरत के लिए यूजलेस है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है गेम खेलने में। तो ठीक है, तो ये सारी चीजों को, ये इसकी लिमिटेशंस हो गए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने पेशेंटली मेरी बातों को, मेरे लेक्चर को सुना। आपको जैसा लगा आप प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।